नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी के लिए टारगेट जेपीएससी में एमसीक्यू से रिवीजन चल रहा है और जहां पर आप लोग सभी पेपर 2 से संबंधित झारखंड सामान्य उसके करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आज का भी सीरीज शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को ये काफ़ी वैल्यूएबल सीरीज देखिएगा प्रतीत होगा और एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी लोहरदगा और ऑप्शन डी पाकुड़। तो झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। झारखंड के जिलों में रामगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम है, जो 1341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद कोडरमा आप देखेंगे तो उसका 1494 वर्ग किलोमीटर एरिया है और लोहरदगा का 1502 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है। और पाकुड़ का भी अगर आप देखना चाहेंगे तो ये 1806 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ये फैला हुआ है। तो ये सभी झारखंड के छोटे जिलों में से एक है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? रामगढ़ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर आपको बताना है कौन सा सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन ए कोडरमा, बी खूंटी, सी सिमडेगा और डी लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। और अगर सबसे बड़ी जिला का बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से रांची है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये सब याद रखना है आपको। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या कितना है? 4,61,790 है ओनली, 5 लाख भी नहीं है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद खूंटी जिला आता है जिसका जनसंख्या 5,31,885 है और सिमडेगा का 5,99,578 है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो छोटे ज़िले हैं उसमें सबसे छोटा ज़िला लोहरदगा आएगा। लोहरदगा के बाद खूंटी भी है। ठीक है। तो ये सब छोटा ज़िला है। सिमडेगा हो गया, रामगढ़ हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है छोटा नागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें छोटा नागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर समिति झारखंड के किस जिले में है? ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी है हजारीबाग, सी है रांची, डी है धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर समिति झारखंड के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। रांची में हमने यहाँ पर हथकरघा बुनकर समिति बनाया है। चलिए इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए कि छोटा नागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर समिति झारखंड के रांची जिले में इरबा में स्थित है। कहाँ पर है? इरबा में स्थित है। हालांकि राज्य में हथकरघा उद्योग की व्यापक उपस्थिति तो नहीं है, फिर भी एक विशिष्ट समुदाय द्वारा इसे पारंपरिक रूप से लंबे समय से अपनाया जाता रहा है। सहकारी समितियों के गठन के साथ हथकरघा उत्पादन विस्तार हुआ और लगभग 20,000 हथकरघाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 26,000 गज वस्त्र उत्पादन होने लगा है। ठीक है। तो और मांझी में स्थित एक कताई मिल इस उद्योग को और भी बढ़ावा देती है। राइट। तो रांची इसके लिए हथकरघा के लिए फेमस हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। धनबाद जिले की सिंदरी में स्थित उर्वरक कारखाना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 51, 1956, सी ऑप्शन डी है 1960। तो धनबाद में सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है दोस्तों, उसकी स्थापना 1951 में किया गया है, जस्ट आज़ादी के बाद, है ना। तो धनबाद जिले में सिंदरी में स्थित जो उर्वरक कारखाना है वो 1951 में स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसका नाम है भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा स्थापित किया गया था।
यह संयंत्र यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट का बड़ा पैमाने में उत्पादन करता है। इसकी विद्युत तथा जल आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा की जाती है, जिससे यह झारखंड के रासायनिक उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडो असाई ग्लास नामक कांच का कारखाना झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में है? ऑप्शन ए है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी है रामगढ़। तो आप सभी को मालूम है ये जो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है ये हमारा रामगढ़ में अवस्थित है। इंडो असाई ग्लास नामक कांच का कारखाना जो है झारखंड के रामगढ़ के भुरकुंडा, है ना, भुरकुंडा, यहाँ कभी कभी आपको ये नाम से भी पूछेगा, तो भुरकुंडा में स्थित है। यह उद्योग कच्चे माल के रूप में क्या यूज़ करेगा? सिलिका, चूना पत्थर, सीसा, बोरेक्स, सीरा और पोटेशियम, सोरा होगा यहाँ पर, सोरा और पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट जैसे विभिन्न खनिजों का उपयोग करता है। राजमहल पहाड़ियों के मंगल घाट और पत्थर घाट के क्षेत्रों से ये सब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, राजमहल पहाड़ियों से ये सभी चीज़ें प्राप्त करता है। और रामगढ़ के भुरकुंडा में ग्लास फैक्ट्री, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है, जिसको जापान की सहायता प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी टेल्को का बात कर रहा है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन मुझे लगता है पिछले साल वाले जीपीएससी में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 1945, बी है 48, सी है 50 और डी है 52। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेल्को की स्थापना जो है 1945 में किया गया था। वहीं टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा मैं बता दूं आपको। टाटा समूह पहले, देखिए, वर्ष 1945 में जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में साक्षी में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की। टेल्को जो बाद में टाटा मोटर्स हो गया है ना, इसका वर्ष 2003 में इसका नामकरण चेंज होकर 2003 हो गया है। ठीक है, 2003 में टेल्को हो गया है। ये क्या बनाता है? रेलवे वैगन बनाता है, बॉयलर बनाता है, ट्रक बनाता है और अन्य भारी वाहन का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जौना जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात जिसको कहा जाता है, का निर्माण किन दो नदियों के संगम पे हुआ है? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद किए होंगे जौना जलप्रपात कहाँ पर है, कौन सा नदी में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा खरकई, बी है दामोदर बराकर, सी है गंगा राउड़ और डी है दक्षिणी कोयल और शंख नदी। तो जिन्होंने जौना जलप्रपात याद किया है कि राढ़ू नदी पे है, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? गंगा और राढ़ू नदी के संगम पे गौतम जलप्रपात अवस्थित है। तो गौतम जलधारा जो बनती है दोस्तों, वो इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर बनती है, गंगा नदी और राढ़ू नदी उसका मेन नदी है, यानी कि राढ़ू नदी की जो सहायक नदी है गंगा नदी है। ठीक है, इन्हीं के संगम पे होती है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 43 मीटर है और यह रांची से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर रांची पुरुलिया राजमार्ग पे अवस्थित है। रांची पुरुलिया राजमार्ग पे अवस्थित है। यह स्थल एक बुद्ध मंदिर से भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसे गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। और पुरातत्व वेदों ने यहाँ पर बहुत सारे गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ भी पाया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? झारखंड खाद्य एवं पशु आहार प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024। ठीक है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका। के अनुसार प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता निम्नलिखित रूपों में प्रदान की जाती है। ठीक है, आपको वित्तीय सहायता बताना है किस तरीके से मिलता है। ऑप्शन ए है सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तक की व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी अधिकतम 15 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन। ओके, दूसरा है सावधि ऋणों पर 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है और अधिकतम 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की सीमा के अधीन होती है। तो ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है केवल बिना सब्सिडी वाले ब्याज मुक्त ऋण। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा। मैंने क्या बताया? इस परियोजना का नाम है झारखंड खाद्य एवं पशु आहार प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024, राइट। तो इसका उद्देश्य क्या है?
राज्य में खाद्य एवं पशु आहार प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना और उसका विकास को बढ़ावा देना, राइट। तो उद्यमों को सहयोग देने के लिए नीति में 2 मुख्य रूपों से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहला क्या है? पहला जो आपका परियोजना है उसमें जो निवेश करते हैं आप, उसमें सब्सिडी। तो उसमें सब्सिडी के लिए क्या बताया गया है कि परियोजना लागत के 35% तक उपलब्ध बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकित या स्व वित्त पोषित परियोजना के मामले में चार्टर्ड अकाउंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसमें आपको 35% का लागत पर सब्सिडी मिलेगा। वहीं बोल रहा है सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम 15 करोड़ रुपए का हम सब्सिडी देंगे, ये सरकार की बात है। इस सब्सिडी में भूमि की लागत और कार्यशील पूंजी की लागत शामिल नहीं है, लेकिन जो उसको भूमि खरीदने में लगेगी और कार्यशील पूंजी जो है उसकी, उसमें नहीं। बाद बाकी जो सेटअप करने में आपको लगेगा कॉस्ट, उसमें ये प्रावधान किए गए हैं 35% का और 15 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हम लोग देखेंगे जो ऋण वगैरह वो लेगा उसमें ब्याज में सब्सिडी मिलेगा। तो वो सब्सिडी कितना है? तो आपको 5 वर्षों तक आपने परियोजना बना लिया, सेटअप हो गया, उसके बाद उत्पादन शुरू किए हैं तो 5 वर्षों तक उपलब्ध कराया जाएगा ये ब्याज में सब्सिडी। तो स्वीकृत सावधि ऋण के बदले सब्सिडी की दर कितना होगा? 5% प्रति वर्ष होगा, जिसका भुगतान सीधे बैंकों या वित्त संस्थानों को कर दिया जाएगा, राइट। अधिकतम सीमा जो है आपका 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष और वास्तविक अर्जित ब्याज दोनों में से जो कम होगा उसको यहाँ पर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। 2 करोड़ रुपया या फिर ये जो 5% के हिसाब से जो ब्याज लगेगा उसमें जो कम होगा वही आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला तांबा उत्पादन संयंत्र भारत सरकार द्वारा झारखंड के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो पहला तांबा उत्पादन संयंत्र पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए है घाटशिला, बी है बोकारो, सी है इरवा और डी है जमशेदपुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर यहाँ हो जाएगा घाटशिला। अभी आपने इरवा पढ़ा था, इरवा में क्या है? रांची के इरवा में हथकरघा वाले संस्थान, यहाँ पर समितियाँ, सरकारी समितियाँ बनाई गई है ठीक है। तो तांबा का आंसर क्या हो जाएगा? तांबा का घाटशिला। घाटशिला कौन सा जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, ठीक है। और किसने किया था? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, राइट। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ICC के द्वारा इसकी स्थापना कराया गया था। इस संयंत्र में जो है 1930 ईस्वी से तांबे का शुद्धिकरण शुरू किया गया, जिसे मुसाबनी और बेडिया के आसपास की खानों से प्राप्त कच्चे माल का प्रसंस्करण किया गया। तो आपको तांबा के जितने सारे खदानों का नाम है उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है मुसाबनी, घाटशिला, ओके। उसके बाद तुरामडी, ये सभी जो है तांबा से रिलेटेड मुख्य खदान है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिनरल से आप सभी को पता है, उसमें टोटल आर्थिक विकास से 10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। नौमंडी लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो नौमंडी आप सभी पता होगा, अगर टिस्को आप पढ़ रहे हैं, टिस्को के बारे में, टाटा के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें नौमंडी तो नाम आता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम जिले में नौमंडी खान अवस्थित है, ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम, मैंने क्या बोल दिया आंसर वहाँ पर? पूर्वी सिंहभूम, सॉरी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नौमंडी खान अवस्थित है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में तो टाटा है, टाटा कंपनी है, वहाँ पर फैक्ट्री उसका वहाँ पर है, वहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन ये उसका खान जो अवस्थित है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में नौमंडी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है तथा यह पश्चिमी क्या कहते हैं, ये आप एशिया का मान लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा माइंस है, एशिया का सबसे बड़ा माइंस है, ठीक है। कौन सा? नौमंडी वाला। ये किसके द्वारा संचालित है? टाटा कंपनी के द्वारा संचालित है, ओके। और इसके अलावा जो इस क्षेत्र में और भी माइंस है आयरन ओर का, उसमें गुआ, किरीबुरू, ये सब महत्वपूर्ण आता है, ठीक है। यह क्षेत्र उच्च श्रेणी के लोहे से समृद्ध है और झारखंड की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ओके। तो इस प्रकार से आज का ये क्वेश्चन सीरीज जो है दोस्तों रिवीजन का समाप्त होता है, और मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।